हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का पेपर बिल्कुल एक दिन बाद स्टार्ट होने वाला है और ईपीएफओ एसएससी का 18 को मेरा एग्ज़ाम है। तो 18 को मैं आपका लाइव सेशन भी ले लूँगी ताकि मैं आपको सारा एनालिसिस बता दूँगी। और मैं आपके लिए आज इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं और आपके कुछ थ्योरी भी है, बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है एग्जामिनर, इसलिए मैं लाई हूँ। इस पूरी वीडियो में पूरी इकोनॉमिक में कवर करवा लूँगी। चलो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट में मैं आज आपके लिए लाई हूँ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में कि कृषि या मत्स्य कौन से क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो देखो वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप से प्राप्त किया जाता है एवं यह प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, जैसे कृषि हो गई, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन उत्पादन। देखो जो इंसान खुद करता है ना जो काम, वो तो हो गए प्राथमिक क्षेत्र, जो उसका खुद का होता है। जैसे वो कृषि का काम भी इंसान खुद से ही करेगा, पशुपालन हुआ, मत्स्य पालन हुआ, खनन, ये सब तो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएंगे। द्वितीय क्षेत्र में वह क्षेत्र आएंगे जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जैसे वस्त्र उद्योग। जितने भी उद्योग है ना वो सब द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। लोह इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या आएंगे द्वितीय क्षेत्र में। और जो इंसान खुद काम कर रहा है वो क्षेत्र कौन सा होगा? प्राथमिक क्षेत्र। अब हम बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की। तो तृतीय क्षेत्र में आपकी जितनी भी सेवाएं होती है उत्पादन से, सेवा क्षेत्र बोल दो आप तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, पर्यटन हो गया, परिवहन, व्यापार, ये सब आएगा तृतीय क्षेत्र में। आ गया तीनों क्षेत्र समझ। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान कृषि क्षेत्र का और सबसे ज़्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है। ये आप लोगों को भी अच्छे से पता होगी। ठीक है, एक तो ये वाला था। उसके अलावा राष्ट्रीय आय की अवधारणा और माप एक बार पढ़ लेते हैं हम। राष्ट्रीय आय एक वर्ष के दौरान एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का समग्र मौद्रिक मूल्य होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना CSO द्वारा की जाती है। ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 3 विधियां होती है, उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। राष्ट्रीय आय की गणना में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल नहीं किया जाता है। भारत जैसे देश में राष्ट्रीय आय की गणना में उत्पादन विधि तथा आय विधि में सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। बस ये याद रखो कि CSO इसकी गणना करता है। और हाँ, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, मैं आज और कल में जो वीडियो अपलोड कर रही हूँ देख लेना। और मैं एक जो इग्नू का पेपर था ना उसका मैथ्स का सॉल्यूशन अपलोड करूँगी, कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, देखना कितना ईजी पेपर आया है। ठीक है, और इंग्लिश के भी ईडियम्स में आज ईडियम्स हुए या फिर आपके वोकेब की ज़्यादा मेरे पास डिमांड आ रही है, तो मैं वोकेब इंपॉर्टेंट सारी अपलोड कर दूंगी आज। नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट में क्या क्या करना है वो देखो। जो मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था GDP, वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इनकी बुक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये याद रखना आती है। अब देखते हैं हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए वर्ष 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में किया गया? महालनोबिस की अध्यक्षता में। और गॉडगिल और VKRV राव इस समिति के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है VKRV राव ने वर्ष 31-32 में राष्ट्रीय आय की पहली वैज्ञानिक विधि से गणना की, जिसकी पुस्तक का नाम है नेशनल इनकम इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, अब देखो राष्ट्रीय आय की गणना के संबंध में 2 अवधारणा राष्ट्रीय उत्पाद और घरेलू उत्पाद को आधार स्वरूप लिया गया है। ठीक है, फर्स्ट आपका आता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एवं वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को किस को देखो घरेलू सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, अंतिम वस्तुएं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब हम आते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP नेट। ठीक है, किसी देश के नागरिक द्वारा एक निश्चित समयावधि सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब देखो GNP की क्या है? आपकी
कल ही बताई थी मैंने, जीडीपी प्लस x माइनस 1, x क्या है यहाँ पे, आई क्या है, भारत में विदेशियों द्वारा अर्जित आय, कल पढ़ाया था ना। जीएनपी बराबर जीडीपी, x क्या है यहाँ पे, भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। तो देखो जीएनपी क्या होगा, जीडीपी प्लस भारतीय नागरिकों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस भारत में विदेशियों द्वारा, पहले तो भारतीय नागरिकों का हो गया अर्जित आय, उसमें से माइनस कर दो विदेशियों का और जीडीपी को ऐड कर दो। ठीक है, जीडीपी में क्या ऐड करना है, जो भारतीय नागरिक होंगे ना पूरे, उनके द्वारा विदेशों में जो अर्जित आय होगी उसमें से विदेशों द्वारा अर्जित आय को माइनस कर देना। ठीक है, अब आते हैं निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद होता है आपका जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी, मतलब मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, मतलब एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, इसी तरीके से निवल राष्ट्रीय उत्पाद पढ़ लो, एनएनपी देख लो। देखो ये जो है ना, ये फॉर्मूलाज ये देख लेना, कल ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया, कल नाइट में क्लास ली थी लाइव। एनएनपी होता है जीएनपी में से माइनस कर लो मूल्यह्रास। ठीक है, एनडीपी क्या था, एनडीपी जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, एनएनपी जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, अब ये है राष्ट्रीय आय की गणना, अर्थात वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। ठीक है, 1 वर्ष से 31 मार्च तक। लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजरनेटस को माना जाता है। उसी तरीके से आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें वो मैं बता देती हूँ। हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के बारे में देख लो। स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी गणना का आधार 2004-5 के स्थान पे 11-12 कर दिया है। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को श्वेत पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं ये आपके लिए ले आई थी। उसके अलावा नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना मैंने आपको करवा दी है। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चंस से बहुत सारा रिवीजन भी होगा, और रिवीजन तो होगा जो होगा, उसके अलावा पता है क्या होगा, आपके बहुत सारे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी कवर करवाऊंगी। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र का जनक। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, कोई सा भी एग्जाम दो तो उसका जनक है एडम स्मिथ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है, किसे माना जाता है, एडम स्मिथ को ही माना जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, किसका करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का करती है। याद रखना ये क्वेश्चन आते हैं। कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होती है, कौन सी होती है, मिश्रित ही होती है। प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया है, अभी बताया है कि मत्स्य पालन को शामिल किया गया है, अभी बताया ना, और खनन को किया है। उद्योग तो द्वितीय में आ जाएंगे। अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, कृषि पशुपालन नहीं है। सेवा कहा था ना, तृतीय सेवा है। प्रथम क्या था, मत्स्य पालन कृषि, द्वितीय आपका उद्योग आ गया था, तृतीय आपकी सेवा क्षेत्र आ गया था। नेक्स्ट है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है, अभी हाल मैम बता के गई है, आपको बताया ना, तृतीय क्षेत्र का, सेवा वाले का। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव, वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो मांग में कमी हो जाएगी। जब महंगाई बढ़ती है, जैसे अभी टमाटर का बढ़ा था तो फिर मांग कहाँ कोई खरीद रहा था। ठीक है, मांग की नियम की व्यवस्था सर्वप्रथम किसने की थी, किसने की थी मांग के नियम की, मार्शल, म से मांग मर से मार्शल। उत्पादन की किस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं, किस व्यवस्था में बढ़ते हैं तीनों, तो प्रथम अवस्था में तीनों बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये क्वेश्चन इसलिए ला रही हूँ बिकॉज आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि कॉफी की आपूर्ति ज़्यादा होती है तो क्या होगा, वही बात, आपूर्ति ज़्यादा होगी तो कॉफ़ी का मूल्य नीचे चला जाएगा। ठीक है, आर्थिक समृद्धि संबंधित होती है, किससे संबंधित है, मात्रात्मक वृद्धि से। आर्थिक विकास संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है आर्थिक विकास, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों से संबंधित होता है आर्थिक विकास। ठीक है, वो आर्थिक समृद्धि थी, ये विकास है। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक है, क्या है सबसे उपयुक्त मानक, प्रति व्यक्ति आय। आर्थिक विकास के मापन में शामिल है, कौन कौन शामिल है, तो साक्षरता, स्वास्थ्य, पोषण स्तर तीनों शामिल है, मतलब ये सभी।
मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में से नहीं शामिल है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम इनको गलत करके आते हैं। तो व्यापार विकास सूचकांक में नहीं है। एक देश का वस्तु एवं परिसंपत्तियों के भुगतान लेखा शेष विशेष के साथ कहलाता है। क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। जितने भी वीडियोस करा रही हूँ कवर कर लेना, बिकॉज यू नेवर नो एग्जामिनर कब कहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर ले। और आज तो मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ, बिकॉज परसों मेरा एग्जाम है। कल आपके लिए वीडियोस कम आएगी, परसों तो बस लाइव सेशन होगा, वो भी एनालिसिस। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? अभी बताया मैम ने, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है। क्या है राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि? उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय, तीनों है। नेक्स्ट है विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। कहाँ शामिल किया जाता है? राष्ट्रीय आय में। अभी पढ़ा था पीछे राष्ट्र, देखो उधर पढ़ा था ना, इधर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं भैया? कुजनेटस। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है, हिंदू समृद्धि का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? किसने प्रस्तुत की थी? विश्वेश्वरैया ने प्रस्तुत की थी आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा। ठीक है, याद रखना, विश्वेश्वरैया। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत की थी? सर्वोदय योजना तो ये जयनारायण प्रकाश। जयनारायण प्रकाश सब जगह उदय, ऐसे लर्न कर लो। और जो अवधारणा थी आर्थिक नियोजन, विश्वेश्वरैया। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? किस पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था? न्यास पर। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन कब हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? योजना आयोग का पूछा है, नीति आयोग का नहीं पूछा है। नीति आयोग का मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बताओगे। योजना आयोग है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। नेक्स्ट है कौन सी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? मैंने पंचवर्षीय योजना करवा रखी है, जिसने पढ़ा होगा वो यहाँ पे आंसर दे देगा। द्वितीय महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक है, महालनोबिस मॉडल पे कौन सी आधारित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश की अवधि क्या है? मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रखा है ना, जिसने ना देखा हो चैनल पे जाओ और वहाँ आपको पता लग जाएगा। पहले चलो मुझे ये बता दो, दूसरी महालनोबिस है ना, तो पहली कौन किस पे है? हेराल्ड मॉडल। पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना अवकाश की अवधि क्या है? ये सारी है क्या योजना अवकाश की अवधि? जल्दी से बताओ कौन कौन सी है। मेरे को नीति आयोग वाला आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो है 60 से 69 है योजना आयोग की अवधि। ठीक है, आगे बढ़े। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में है? गरीबी उन्मूलन तो है पंचम। ऐसे याद रखो, 5वें नंबर पे आए गरीबी आ गई, 5 पंचम गरीबी। ठीक है, योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना है 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, हद इजी क्वेश्चन, पढ़ लेना। पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप अनुमोदन देने का कार्य किसका होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसका होता है भैया? राष्ट्रीय विकास परिषद का। नीति आयोग से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है नीति आयोग से? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? किस आधार पर परिभाषित किया गया है? कैलोरी प्राप्त। गरीबी कैलोरी से होती है, याद रखना। स्वतंत्र मतलब कैलोरी से डिफाइन करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1962 में योजना आयोग ने किस संगठन की सहायता से गरीबी का आंकलन किया था? किस संगठन की सहायता से किया था? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से। प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी आंकलन करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? गरीबी आकलन करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तेंदुलकर समिति। श्रमिकों द्वारा किया गया वैसा कार्य जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है कौन सी बेरोजगारी की श्रेणी में आता है? कौन सी में आता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ठीक है, शून्य और नगण्य।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल्कुल पूछा जा सकता है, कब आता है? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीपी, क्रय शक्ति समता, क्या है ट्रिपल पी? ये मैंने पता है ये क्वेश्चन आपका आया, वहाँ ये आया हुआ है आपका, दो अलग अलग देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर मापने की विधि। ठीक है। सरकारी या विधायी आज्ञा पर चलने वाली मुद्रा को क्या बोलते हैं? सरकारी और विधायी आज्ञा पर क्या बोलते हैं? वैधानिक मुद्रा। मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब से अपनाई गई? कब से अपनाई गई दशमलव प्रणाली? 1957 से। उससे पहले कौन सा सन था? एक खाद्य सुरक्षा, तेरा खाद्य, ऐसे बोलते हो तेरा खाद्य, तेरा खाद्य। 1 रुपए के नोट का निर्गमन करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वित्त मंत्री करता है निर्गमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 रुपए के नोट पर किस अधिकारी, अभी मैं यही क्वेश्चन आपसे पुटअप करने वाली थी कि कौन सा अधिकारी करता है उस पर हस्ताक्षर, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। तो वित्त सचिव करता है। ठीक है, वित्त सचिव हस्ताक्षर करता है 1 रुपए के नोट पे। सिक्कों का मुद्रण कौन करता है? कौन करता है सिक्कों का मुद्रण? भारत सरकार करती है। निम्न में 100% तरलता होती है नोट की। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक है? कौन सा है पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक? पंजाब नेशनल बैंक। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कब हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको आ जाएगा। 1949, 1 जनवरी। आरबीआई का गवर्नर कौन थे? जो भारतीय भी थे। स्वतंत्र भारत के आरबीआई गवर्नर कौन थे? जो भारतीय भी थे। ठीक है, कौन थे? देशमुख। ये जो क्वेश्चन है ना, पक्का क्वेश्चन बैठेगा। 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? कब किया गया? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 14 बड़े बैंकों की बात आ गई तो 19 जुलाई 1969 में, और बैंकों का राष्ट्रीयकरण आ गया आरबीआई के तो 1 जनवरी 1949, और ये 69 19 जुलाई। देखो 9 और 9 ऐसे देखो। आरबीआई का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है? नोटों का निर्गमन है, मुद्रा व ऋणी प्रणाली का संचालन है, मौद्रिक नीति का, राजकोषीय निधि का संचालन नहीं है। अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जब वाणिज्य बैंकों से उधार लिया जाता है तो वह दर कहलाती है, क्या कहलाती है वह दर? रिवर्स रेपो रेट दर। क्या कहलाती है? रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक से उधार, रिवर्स रेपो दर। मैंने इसका भी बता रखा है आपको। रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। अगर वो वाणिज्य बैंकों को उधार देता है तो क्या बोलते हैं उसको बैंक दर बोलते हैं। ठीक है, और जो वाणिज्य बैंकों से उधार लिया जाता है, रिवर्स रेपो दर। राष्ट्रीयकरण, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसे भारतीय स्टेट बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ। किस बैंक को हुआ? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या कितनी है? तो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक की संख्या है। चलो भाई नेक्स्ट, बस थोड़े से क्वेश्चन और है। भारत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? कौन सा है? एसबीआई सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का पहला शेयर मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पहला शेयर मार्केट यही है भैया, शेयर बाजार बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? ये आपको बताना है कौन सा असत्य है, ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है एनटीए। तो देखो, बॉम्बे एक्सचेंज भारत का पहला, ये तो सही है। नेशनल बैंक की स्थापना फरवरी समिति, बिल्कुल ठीक है। भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं। सत्य है असत्य है ये वाली बात? तो ये वाली बात आपकी असत्य है और यही आपका आंसर है। शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है, ये बिल्कुल सही है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? कहाँ पर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का? मुंबई में है, और उसका पूछे उसका भी मुंबई में ही है आपका। शेयर बाजार के कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए संस्था है, कौन करती है इसको नियंत्रित और विनियमित? सेबी करती है, अभी ऊपर बताया। निक्की किस देश से संबंधित है? निक्की तो निक्की है जापान। 17-18 में कृषि एवं सहबद्ध क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, ये तो खैर 17-18 की बात है, अभी तो अपडेट हो गया है, 18% इसका आंसर। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? कब हुई हरित क्रांति की शुरुआत? 66 से 67। ये देखो हरा हरा नहीं दिख रहा क्या? 666। हरित क्रांति के किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? किस फसल के उत्पादन में पड़ा सर्वाधिक प्रभाव? गेहूं में पड़ा। ठीक है,
भारत में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है गेहूं का? पंजाब। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? स्वामीनाथन। बिल्कुल। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कौन सा है भारत का स्थान गेहूं उत्पादन में? दूसरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नीली क्रांति, नीली किससे? ब्लू। ब्लू ब्लू कौन दिखती है? फिश दिखती है। कृषि क्षेत्र, भू क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। कृषि उपजों की प्राप्ति तथा आयात और निर्यात के संचालन के लिए कार्यरत संस्था है, कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को अल्पकालीन या दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, कौन सी है? नाबार्ड। भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनाई गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली औद्योगिक नीति 48 में बनाई गई थी पहली औद्योगिक नीति। महालनोबिस मॉडल, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित औद्योगिक नीति है, ये आपसे पूछा है, कौन सी है? 56 की है नेहरू महालनोबिस औद्योगिक नीति। और औद्योगिक नीति का पूछ ले 48 औद्योगिक नीति। नेक्स्ट है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? किसके काल में हुई थी? नरसिम्हा राव के काल में। नवरत्न योजना का प्रारंभ कब हुआ था भारत में? नवरत्न योजना 97 में। वर्तमान में लाइसेंस की अनिवार्यता और वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? कितनी है? 5। महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? सबको पता है तो महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी? 11 है। मिनी महारत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1997 में। जवाहर रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? तो जवाहर योजना का आरंभ हुआ था 1989 में। ठीक है, आई थिंक हाँ ये क्वेश्चन और है। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई? कांडला में। भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई? प्रथम जूट मिल की स्थापना, देखो कभी कभी ऐसा होता है हम ये एक बार में देख रहे हैं ना, यही हमारे वहाँ बैठ जाते हैं क्वेश्चन। तो रिशरा 1859। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ था मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ? 2014 में तो हुआ था, सितंबर में हुआ था। भारी उद्योग के अंतर्गत आता है, कौन आता है भारी उद्योग के अंतर्गत? ऑब्वियसली लोहा आएगा, लोहा भारी भी है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निम्न में से कर ढांचे में सुधार देने हेतु बनी समिति है, कौन सी समिति है कर ढांचे में उधार देने हेतु? चलैया, सुधार ढांचे में, ढांचे को चला रहा है चलैया, ऐसे करो। एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है भारत सरकार द्वारा। क्या किया गया है? जीएसटी, एक राष्ट्र एक कर। जीएसटी कब लागू हुआ था भाई? ये क्वेश्चन कभी भी टिपक जाता है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर लागू हुआ था। ठीक है, कब हुआ था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था आपका। अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए संशोधन तो कौन सा था? 101वां संविधान संशोधन। और ये जीएसटी परिषद की भी स्थापना का उल्लेख भी इसी में ही है। ठीक है, याद रखना बिकॉज क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है आपका देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करने वाली वित्तीय संस्था कौन सी है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय, देखो लघु है तो कहाँ होगा? लखनऊ। ल से लघु, ल से लखनऊ। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? अभी तो मैडम ने करवाया है, केरल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? महाराष्ट्र का ठाणे। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब बाकी जो भी वीडियो लाऊं वो ज़रूर से देखना। 18 को मेरा एग्जाम है, एनालिसिस ज़रूर से लेके आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।